हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज हम लोग स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे और स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या हुआ, विल सी कॉजेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड इवेंट्स and then end of the Swadeshi movement, and after that we will analyze Swadeshi movement, that what was the assessment, okay, what is the success, was Swadeshi movement a success or a failure। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर प्लान रहेगा और उसके बाद टाइम बचेगा तो विल सी स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर, जो इसके आगे का पार्ट है, राइट। उससे पहले लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न यस्टरडे। जो कल हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या था उसमें। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल बेसिकली अराइवल ऑफ गांधी, राइट। सो ये हमने देखा था कि गांधी जी इज अर्ली कैरियर इन वेयर इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, वेंट फॉर 1 ईयर, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 20 ईयर्स गुजारे, 20 साल गुजारे थे गांधी जी ने अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे ही एनालाइज्ड ऑल हिज और ही कम अप, उन्होंने जो भी के तरीके हैं, जैसे कि मॉडरेट फेज ना, कब गए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 1893 में, फिर 1893 टू 1906 टर्म्ड एज मॉडरेट फेज ऑफ गांधी जी। ठीक है, मॉडरेट फेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। मॉडरेट फेज में यू नो कि गांधी जी ने मतलब प्रेयर, एप्लीकेशंस, मेमोरेंडा, ये सब दिए। ठीक है, ये जो मॉडरेट का मतलब होता है, मॉडरेट फेज का मतलब होता है। ये चलता रहा 1906 तक। गांधी जी ने रियलाइज किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। देन ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट, सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या था? सत्याग्रह का मतलब कि डिवोशन टू ट्रुथ, इसका लिटरल मीनिंग है। बट गांधी जी के हिसाब से इट इज नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, और किस तरीके से, कौन से इश्यूज वहां आए थे related to registration certificate, registration certificate। ठीक, उसके बाद बैन ऑन इमिग्रेशन, और फिर एक हमने देखा था पोल टैक्स, है ना, और ऑल्सो मैरिज सर्टिफिकेट। ये गांधी जी का कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में उनका एडवेंचर था। साउथ अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला इशू क्या था कि वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने बोला था कि आपको हर वक्त एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके चलना है, विच वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग। गांधी जी ने इसका विरोध किया। बैन ऑन इमिग्रेशन, उन्होंने इंडियंस का इमिग्रेशन पे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे बैन लगा दिया। गांधी जी ने विरोध किया बहुत सारे लोगों के साथ, वो गए खुद और यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार किया। पोल टैक्स क्या था? वहाँ के जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे, इंडेंचर्ड लेबर मैंने आपको बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ गए थे। ठीक है, इंडिया से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था वो वहीं रहने लगे, उनको एक्स इंडेंचर्ड लेबर कहा जाने लगा। तो उनसे बोला गया कि आप 3 पाउंड का टैक्स दो, विच इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। वो गरीब बेचारे थे, उनको ये नहीं दे सकते थे। और फिर मैरिज सर्टिफिकेट वाला इशू था कि एक वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी अगर क्रिश्चियन की स्टाइल से मैरिज नहीं हुई होगी तो इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल।
ठीक है। तो वहाँ की वुमेन जो है वो बड़ी ऑफेंड हो गई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये हमने देखा था, ठीक है, गांधी जी का एडवेंचर। फिर क्या हुआ, गांधी जी इन इंडिया, गांधी इन इंडिया कब आए थे इंडिया में गांधी जी? इन ईयर जनवरी 1915, ठीक है, 1915 में गांधी जी आए। फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑल इंडिया टूर, ठीक है। और किसने कहा था ये करने को? सजेस्टेड बाय होम? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप पूरा टूर कीजिए। फिर उनको मौका मिला कहाँ पे? 3 प्लेसेस, कौन कौन से थे? चंपारण, अहमदाबाद, and third one is खेड़ा, right? It is there in बिहार, और ये दोनों कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ईयर 1918 ही है सारा, ठीक, और ये भी 1918। अब ये दोनों जो थे, इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा अभिषेक, एक बार देखना, बाद में येलो ही रहता है, ठीक है। चंपारण एंड खेड़ा, दे वर रिलेटेड टू पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स कॉज। और ये जो था वो मिल, इंडस्ट्रियल वर्कर, मिल वर्कर, ठीक। यहाँ पे दिस इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, दिस इज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। और ये खेड़ा जो था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, है ना। कैसे, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, आप बहुत प्यार से सामने वाले को मना कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है लड़ के झगड़ के नहीं, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो सविनय विनय के साथ आप उस ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। तो कैसे गांधी जी ने किया था चंपारण में, कि जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने बोला कि आप बाहर जाइए, यहाँ से चंपारण से चले जाइए, लेकिन गांधी जी ने उसको डिफाई कर दिया, बोला कि आप मुझे चाहो तो अरेस्ट कर लो लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हुआ। हंगर स्ट्राइक कैसे अहमदाबाद में, हमको पता है कि जब मिल ओनर जो थे उन्होंने पहले बोला कि कुछ प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस से फिर डिनाई कर दिया, और साथ ही साथ जो वर्कर थे वो भी थक गए थे प्रोटेस्ट करते करते। तो गांधी जी ने वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और मिल ओनर पर दबाव डालने के लिए हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल की, है ना, वो हमको पता है। और फिर नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस में कैसे हुआ? नॉन कॉपरेशन खेड़ा में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है क्रॉप फेलियर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स मांग रही थी, जबकि रेवेन्यू कोड कहता था कि अगर 1/4 से कम है आपका क्रॉप तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है टैक्स मत दो, है ना, पीजेंट्स को। तो नॉन कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें यहाँ से समझ में आती हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक। उसके बाद फिर हमने देखा था जलियांवाला, एक तो रॉलेट एक्ट ईयर 1919 और जलियांवाला मैसेकर दिस इज अगेन इन ईयर 1919, ठीक है। इसमें रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि बेसिकली सिविल लिबर्टीज कर्ब कर दी गई थी,
और क्या था कि किसी को भी बिना किसी सिर्फ शक पे ही अरेस्ट किया जा सकता था और बिना ट्रायल के उसको सजा दी जा सकती थी। ये रॉलेट एक्ट था। और जलियांवाला बाग में आपको पता है कि लोग सैफुद्दीन किचलू जो कि इस ऑर्डर को डिफाई करते हुए, मतलब वहाँ के ऑर्डर को डिफाई करते हुए अरेस्ट हुए थे। लोग उनके अरेस्ट के लिए विरोध करते हुए जलियांवाला में बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन कौन आया? जनरल डायर। जनरल डायर ने बिना कुछ बोले, बिना वार्निंग दिए 10 मिनट तक फायरिंग करता रहा। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 1500 अराउंड 1000 लोग वहाँ पे मरे थे और 1500 घायल हुए थे। ठीक। और फिर उसको इसकी इंक्वायरी के लिए कौन सा कमीशन बना? हंटर कमीशन, विच वॉज काइंड ऑफ एन आई वॉश। आई वॉश का मतलब कि आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी बस, ये कमीशन बना के। ठीक है। अब आगे की चीज हम डिस्कस करेंगे। आगे की चीज होगी क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। असहयोग आंदोलन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट कब हुआ अगर हम देखें तो स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त ईयर 1920। ठीक। एंडेड ऑन, अगर डेट की बात करें तो वैसे तो एग्जैक्ट डेट नहीं बोलूंगा, लेकिन एंडेड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा ना, फरवरी 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। डिटेल में हम समझेंगे, बस अभी ऐसे आउटलाइन समझ लीजिए। ठीक है। तो कब, कितने साल चला? ऑलमोस्ट 2 years। कहाँ था एक्सपेंशन? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। ठीक। और रीजन क्या था, कॉज क्या है, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है? क्या रीजन था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, हत्याकांड, या कुछ और? तो बेसिक रीजन तो यही था उस टाइम का एटमॉस्फेयर जो था। लेकिन अगर हम बोले तो टू ऑब्जेक्टिव, टू कॉज था उसका। एक तो टू फाइट अगेंस्ट सिविल, फाइट फॉर, अगेंस्ट की जगह फॉर कर लीजिए इसको। सिविल लिबर्टीज, है ना, मतलब कि बेसिकली रॉलेट एक्ट के लिए ही है कि सिविल लिबर्टीज, रॉलेट एक्ट ने सिविल लिबर्टीज कर्व कर दी थी, है ना। इंसान, आप कुछ बोल नहीं सकते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था, ऐसा माहौल बना दिया था उन्होंने। तो एक उसके लिए फाइट करना, और दूसरा टू गेट फ्रीड होम पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है। तो ये दो रीजन था कि इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। पॉलिटिकल प्रिजनर कौन थे? जो वर्ल्ड वार में इकट्ठे अरेस्ट कर लिए गए थे, और साथ ही साथ वर्ल्ड वार के साथ किसमें, जो ये रॉलेट एक्ट आया है उसके बाद अरेस्ट कर लिए गए थे। तो ये रीजन है किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का। ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे। कहानी समझ लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन में हो क्या रहा है, गांधी जी का रोल कैसे है, क्या है। तो नॉन कोऑपरेशन देश में वही माहौल था जो मैंने आपको बताया कि सिविल लिबर्टीज कर्व थी, और गांधी जी ने अपने आप को टेस्ट कर लिया था। बहुत रिसेंट की बात है, 1980s की बात है, कि जब ये खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण सत्याग्रह इज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, राइट। और लोगों को गांधी जी में एक भरोसा दिखने लगा।
लोगों को साथ ही साथ ये भी समझ में आने लग गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कुछ करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उनके लिए, जो उनकी डिमांड के लिए जो आते थे एक्ट्स, तो एक 1919 एक्ट आया था, है ना, विच इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्स। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझिए। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें इन्होंने इंडियन का पार्टिसिपेशन तो इंश्योर किया था इस एक्ट ने, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, मतलब जो काउंसिल थी, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी प्रोविंशियल, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। इसका मतलब ये आज का समझ लीजिए पार्लियामेंट और ये स्टेट लेजिस्लेटर, जो मतलब ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और ये विधानसभा, विधान परिषद, ये वाली बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि हाँ इंडियंस आएंगे, चुनाव इलेक्शन भी होने लग गया था, ठीक है। तो ये तो था, लेकिन जो रियल पावर थी, रियल पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, रियल पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। मान लीजिए आज के इससे समझिए कि संसद में लोग हैं सारे, है ना, 500, हमारी कितनी 545 स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा की क्या 545 में जो भी एमपीज हैं सबके पास एग्जीक्यूटिव पावर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। जैसे कि राहुल गांधी की ही बात करें हम, तो अभी वो एमपी नहीं रहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन समझिए कि वो एमपी हैं, तो वो अभी अपोजिशन में, एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, वो बस सरकार की कमियों को गिना सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट पावर किस में है? वो अभी जो बीजेपी, जो इसकी सरकार है, जिसकी गवर्नमेंट है ना, एग्जीक्यूटिव होम मिनिस्टर जो है, वही पूरे देश में जो भी चाहे, जो ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या है, वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब देश में कानून बनाने के लिए सब लेजिस्लेटिव है, पूरी पार्लियामेंट है, प्रोसेस है, इलेक्शन होगा, मतलब वोटिंग होगी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो रियल पावर होती है वो मंत्रिमंडल जो होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो वायसराय के पास थी, ठीक। किसी भी इनके मतलब जो भी था यहाँ पे, जो लोग डिस्कस करते थे उसको ये खारिज कर सकता था, ठीक है, डिस्कार्ड कर सकता था। बजटरी की कोई पावर नहीं थी। जब आपके पास फंड से रिलेटेड कोई पावर नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो ये मॉडरेट्स को भी समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स आर जस्ट फूलिंग अस, है ना, पीसमेल रिफॉर्म कर रहे हैं, बड़े दिखाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू गेट इंडियंस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फॉर श्योर। ये उनको समझ में आ गया था। और गांधी जी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन अफ्रीका इटसेल्फ, वहां भी लोगों को पता था, और फिर इंडिया में भी उन्होंने दिखा दिया था कि हाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड टेक पार्ट इन द मूवमेंट, लार्जर मूवमेंट, ठीक है। तो लोगों को एक भरोसा सबको आ गया, और सबको भरोसा आ गया, मॉडरेट्स लीडर्स को भी आ गया। कांग्रेस भी इस वक्त 1950 तक बहुत पावरफुल, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ठीक है। जो भी वर्ग था बाकी लीडर्स का, उससे कांग्रेस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। तो ये सब सिचुएशन थी, तो लोगों को लगा कि अब ब्रिटिशर से फाइट करने का टाइम आ गया है और अब हम लड़ते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1 अगस्त को, ना, 1 अगस्त। हालांकि इससे पहले गांधी जी ने जून में 22 डेज के लिए वायसराय को लेटर लिखा था कि आप हमारी ये मांगे मान लो, फिर हम नॉन कॉपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी का तरीका था हमेशा। गांधी जी मतलब मैंने भी बताया था आपको कि जो लोगों को पहले मौका देते थे, ऐसे नहीं है कि वन साइडेड है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को बात रखी। इसको सिंपल सी बात, अगर आप महाभारत को जानते हैं तो उससे समझिए कि हाउ इट इज जस्टिफाइड और हाउ इट इज एथिकल। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, है ना। एथिकल कैसे है, किसी को, सामने वाले को मौका देना जिससे कि वो बाद में कभी कुछ बोल ना सके, है ना। ट्रायल क्या होता है, मान लीजिए कुछ पता है कि किसी ने इंसान ने मर्डर किया, लेकिन फिर भी हमारा जो लॉ है, हमारा जो जुडिशरी है, उसका ट्रायल चलाती है,
ठीक है, सबूत इकट्ठे करती है, उसको वकील दिया जाता है कि आपको बोलने का मौका है, आप बताइए कि आपने क्यों किया, किस कारण किया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जस्टिस का पार्ट है, न्याय जो होता है जस्टिस एथिक्स का, उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो वही गांधी जी फॉलो कर रहे थे कि वहां पे फॉलो किया। महाभारत वाला जो स्टोरी है, मैं बस बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता है महाभारत में कौरव और पांडव थे, जो श्री कृष्ण थे वो पांडव के साथ थे, है ना। कौरव जो लोग कौन थे, उसमें दुर्योधन वगैरह और उनकी सेना थी। तो दोनों में जो लड़ाई थी, उसके बाद जब हिस्सा बांट की बारी आई तो दुर्योधन और कौरवों ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है वो एक बार किसके पास गए थे, कौरवों के पास, दुर्योधन के पास गए थे, सिर्फ बोलने कि आप कुछ मत दो, सिर्फ 5 गांव हमको दे दो और कुछ मत देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे एथिकल ये है कि लड़ने से पहले, जो महाभारत होने से पहले श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेके कि आप शांति कर लो, कोई चुनाव की लड़ाई की जरूरत नहीं है, महाभारत युद्ध की जरूरत नहीं है, लेट्स मेक पीस, और सिर्फ 5 गांव दे दो, वहीं पे हम आराम से रह लेंगे, पांडव लोग रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन जो है वो 5 गांव भी नहीं दे पाया और फिर उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ, ठीक है। लेकिन दुर्योधन कभी या कभी भी कोई अगर दुर्योधन तो छोड़ो, आज भी कभी भी एनालिसिस होगा तो जस्टिस में ये नहीं कहा जाएगा कि श्री कृष्ण ने इनजस्टिस किया, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी समझिए आप कि गांधी जी ने वो मौका दिया, आगे भी सिविल डिसोबीडियंस में भी गांधी जी मौका देंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वहाँ पे थोड़ा जब बात आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी गांधी जी के अप्रोच को आप समझिए, ठीक। तो ये 22 डेज का टाइम दिया था, जब ये फिनिश हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया गया। अच्छा, अब 1 अगस्त जो है वो एक चीज और हुई इस दिन, उस दिन क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई, डाइड कब, 1 अगस्त 1920, है ना। तो तिलक, यू नो, एवरीबॉडी नोज, अब हमने पढ़ा भी कि बहुत हाईली रिवर्ड लीडर थे, है ना, उनका बहुत नाम था तिलक का, लोग उनको भी बड़ा स्टेचर था तिलक का। तो उस चक्कर में भी एक सेंटिमेंट्स लोगों को आया और मतलब वो भी एक मोटिवेशन दिया तिलक, मतलब लोग दुखी तो हुए लेकिन फिर भी उसके खिलाफ भी वो भी एक बूस्ट नॉन कॉपरेशन में इम्पोर्टेंट बूस्ट साबित हुआ, ठीक है। तो फिर ये मूवमेंट चलता रहा, मूवमेंट में वही सारी चीज़ें थी कि पीजेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स हुआ, स्कूल्स की जगह बहुत नेशनल, फॉरेन स्कूल की जगह नेशनल स्कूल्स खुले, ठीक। और जो टॉडी शॉप्स और लिकर शॉप था उन शॉप का बॉयकॉट किया, वुमेन ने खासकर उनका बॉयकॉट किया, ठीक। और गवर्नमेंट ने इनफैक्ट जब उनका रेवेन्यू कम होने लग गया तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जिसमें वो लिकर्स पीने के बेनिफिट बताने लग गया, और ये बताने लग गया कि कौन कौन लिकर पीता है, ठीक है, ग्रेट लीडर्स, नेपोलियन एंड ऑल। तो वो एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट था गवर्नमेंट का। वो फिर सब बहुत पावरफुल था, सब कुछ चल रहा था। फॉरेन क्लॉथ्स का जो गवर्नमेंट का इंपोर्ट वहाँ से हुआ करता था फॉरेन से, वो इंपोर्ट एकदम से घट गया, है ना। और गांधी जी ने लोगों को क्या बोला, खादी या होममेड फूड, होममेड हैंडलूम्स, है ना, खादी पहनने का, देसी कपड़ा, ठीक है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इट वॉज कॉस्टली, है ना। यही तो हमने इकोनॉमिक क्रिटिक में भी पढ़ा था कि कॉस्टली होता था, लेकिन ब्रिटिश वहाँ से कॉटन फिनिश्ड गुड मंगाते थे, तो इससे हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। तो लोगों ने बोला कि ये तो मतलब महंगा है, कॉस्टली है। तो गांधी जी ने ही टुक वो, है ना, गांधी जी ने एक कसम खाई कि क्या करना है, ही विल रिमेन हाफ नेकेड फकीर। एक्चुअली ये हाफ नेकेड फकीर उनको डेरोगेटरी टर्म में बोला गया था, किसने बोला था, बाद में अंग्रेजों ने, है ना। तो यहाँ से ही मतलब ये था कि गांधी जी ने उस दिन से सिर्फ वो कुर्ता ना पहनने की कसम खाई, लंगोट पहनने चालू की, जिससे कि वो कॉस्टली पन्ना भी मतलब दिखा, एक सिंबॉलिक था, और तब से गांधी जी ने नहीं पहना। तो ये इसी टाइम की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद
सब कुछ चलता रहा और क्या हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता है क्या है? चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, ठीक है। चौरी चौरा, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोसेशन चल रहा था, लोग वही जो इसी मूवमेंट के दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए चल रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ क्लैश हो गया और उसमें इन्होंने 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। क्राउड ने ही पुलिसमैन पे फायर किया, थाने को आग लगा दी, चौरी चौरा का जो थाना था, पुलिस स्टेशन था, और लोगों को कुछ पुलिस वालों को जलती आग में ही फेंक दिया। तो इट वाज सपोज टू बी नॉन वायलेंट मूवमेंट, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, और तो ये वायलेंस यहाँ पे हो गया और गांधी जी वॉज डीपली हर्टेड, सो ही कॉल्ड ऑफ व्हाट दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, उनके लोगों ने बोलना चालू किया कि गांधी जी ने जमींदार के इंटरेस्ट के लिए ये कॉल्ड ऑफ किया है ना। बहुत नेता लाइक मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वाई? बिकॉज द मोमेंटम वॉज हाई, right? But Gandhi, as he was, he was having the knack of knowing the exact timing when to start and when to stop, right? So he thought कि this is right time to stop the movement, तो उन्होंने movement stop कर दिया। और साथ ही साथ जो मूवमेंट था वो, अब देखिए 2 साल का मूवमेंट था, तो पीपल्स दिस मास मूवमेंट हैव अ काइंड ऑफ वैलिडिटी। थोड़े टाइम बाद लोग जो है वो थकने लगते हैं और मूवमेंट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, राइट? सो दिस वाज आल्सो एज पर गांधी जी एक्सपीरियंस दैट वी शुड स्टॉप दिस एज ऑफ नाउ एंड लेट पीपल री एनर्जाइज अगेन, राइट? और गांधी जी ने एक कमेंट, एक स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट ये था कि इफ this non-cooperation movement becomes successful, then this Swaraj can be attained in 1 year, right? तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो गया। तो इट इज सेड दैट कि अभी बैटल जो है वो एंड हुआ, लेकिन जो कंटिन्यूस वॉर है वो कंटिन्यू रहेगा ही, ठीक है। तो ये ब्रीफ स्टोरी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब हम स्लाइड से देखते हैं जिससे कि कुछ फैक्ट्स हमारे छूट ना जाएं, ठीक है ना। और इसमें हाँ, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट था खिलाफत एजिटेशन। यस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्लाइड्स में जाएंगे। वो मुझे पहले ही बताना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। खिलाफत है ना, तो खिलाफत एजिटेशन क्या था बेसिकली कि यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको ब्रिटिशर्स ने अश्योरेंस दिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में, आफ्टर विनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, we will treat Turkey with respect, right? टर्की उस टाइम पे क्या था? पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जहां पे कौन बैठता था? खलीफा। खलीफा बेसिकली इस्लाम में सुप्रीम लीडर माना जाता था उस टाइम, है ना। तो खलीफत, ये जो खलीफा वे इस्टेब्लिश करेंगे, हालांकि ये खिलाफत और खलीफा इससे रिलेशन नहीं। खिलाफत मीन्स काइंड ऑफ खिलाफत करना मतलब विरोध करना, है ना। और खलीफा तो उनके सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम प्रीस्ट का नाम वो था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ऑल्सो डिनाइड दिस, ठीक है। उन्होंने टर्की को कुछ ये खत्म कर दिया, ऑटोमन एम्पायर, वहां से इनको भी हटा दिया और टर्की को कुछ भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वाज हर्टेड, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध करना चालू किया। तो वो किस फॉर्म में आया? खिलाफत एजिटेशन के फॉर्म में। इसमें 2 लीडर्स थे,
अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। गांधी जी गेव फुल सपोर्ट and he condemned whom? Britishers. Condemned Britishers for what? For not keeping the promise, right? Not keeping the promise. Britishers have kept some promise, but they are just they are betraying, not keeping the promise. So condemn Britishers. और फिर गांधी जी जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, वो हम स्लाइड से देखेंगे। और ब्रिटिशर्स हियर अगेन ट्राइड टू वेज अ गैप बिटवीन मुस्लिम, और फिर देखो हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। दे सपोर्टेड गांधी जी, मीन्स कांग्रेस सपोर्टेड खिलाफत एजिटेशन एंड एज वेल एज खिलाफत एंड होल मुस्लिम सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो एक इट इज द शो ऑफ दिस वाज अ शो ऑफ स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वॉज बहुत कम टाइम पे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता रहा तो साथ में ये कॉन्शियसनेस अबाउट बीइंग अ मुस्लिम एंड हैविंग सेपरेट इंटरेस्ट वो भी बढ़ता गया। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, है ना। तो ये चलता रहा, ठीक। और जब ये देखा अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ भी दोनों को, गांधी जी को और अली ब्रदर्स को अलग करना चाहा। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद अली थे वो अपनी स्पीच में क्या करते थे, एक स्पीच में ये बोलना चालू कर दिया इन्होंने कि इट इज अनरिलीजियस टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी टू मुस्लिम, है ना। मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी का पार्ट होना अनरिलीजियस है, रिलीजन इस चीज को सैंक्शन नहीं करता, ठीक। तो ये अंग्रेज बोलने लग गया कि ही इज काइंड ऑफ एवोकिंग व्हाट, सेडिशन एवोक कर रहे हैं मोहम्मद अली। तो गांधी जी के पास गए, गांधी जी को बोला कि आप इनको समझाइए। तो वो देखो एक यहाँ पे भी है कि तोड़ने की कोशिश की गई। इसको भी मैं आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब भी कोई आंदोलन होता है, ठीक है, आंदोलन में मान लीजिए रेसलर्स का आंदोलन हुआ, रेसलर्स का आंदोलन चल रहा था, अचानक ही रेसलर से किसी बड़े नेता ने बात की और वो साइड हो गया, ठीक है। वो क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन इस बात में ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किसको क्या बोलना है, कैसे अलग करना है, कैसे शान करना है, ठीक है, क्या ऑफर देना है, क्या नहीं करना है। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे जो किया था वो क्या किया कि गांधी जी को अगेंस्ट करने की कोशिश की, किसके, मोहम्मद अली के, मतलब खिलाफत के। पर गांधी जी वॉज स्मार्ट इनफ, है ना, ही न्यू एवरीथिंग। उनको उस टाइम पे पता था ब्रिटिशर्स की चीज़ें क्या कैसे हो सकती है। सो ही सिंपली डिनाइड टू गेट अलाइन विथ ब्रिटिशर्स। और इनफैक्ट गांधी जी भी जाके अपने स्पीचेस में ये बोलने लग गए, राइट। तो यहाँ से इनका भी ट्रस्ट, शौकत अली और अली ब्रदर्स का भी ट्रस्ट इन्होंने इंटैक्ट रखा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के जाल में या झांसे में नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी उस टाइम पे। और फिर फाइनली खिलाफत एजिटेशन भी एंड हो गया। उसका भी रीज़न यही था कि ये खलीफा का ही पोस्ट हट गया, तो उसके लिए डिमांड कर रहे थे लेकिन वो पोस्ट ही हट गया, तो फिर फाइनली उन्होंने एंड करवा दिया, ठीक। तो ये खिलाफत की स्टोरी थी। तो हम स्लाइड से देख लेते हैं। वही चीज़ें रहेंगी, बस फैक्ट्स देखेंगे, कुछ मिस ना हो गया हो। बाकी स्टोरी तो इतनी ही है। स्टोरी याद रखोगे आप, चीज़ें सब याद रहेंगी। ये देख लिया है बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड का मतलब कि देश में उस समय चल क्या रहा था, सिचुएशन क्या थी। तो वी आर रीडिंग इट कंटिन्यूसली, कोई स्टैंड अलोन बेसिस नहीं है। तो हमको पता है कि क्या बैकग्राउंड चल रहा था। बट अगर आपको इसको स्टैंड अलोन समझना है या किसी को समझाना है, ठीक है, सिर्फ आपको ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, राइट। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री बट यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, right, that what is non-cooperation movement. So first you need to explain him what is going on in the country during 1920s, right. जैसे हम अपनी बातें बताते हैं ना, स्कूल के दिनों की बातें किसी से दोस्तों से बताते हैं या किसी भी पार्टनर से कभी भी बातें होती हैं,
तो हम उस टाइम की बातें बताते हैं, ठीक। और पीपल टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप, और जब हम बात बताते हैं तो स्कूल में ऐसा था, आसपास की सिचुएशन भी बताते हैं, सब बताते हैं, है ना, कि क्या चल रहा था, घर की कंडीशन कैसी थी, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही नॉन कॉपरेशन के बारे में जब बताएंगे तो बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, देश में चल क्या रहा था, ठीक। तो इकोनॉमिक सिचुएशन देखो क्या थी कंट्री की, इट वॉज वेरी बैड। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, क्यों कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही थी, रीजन आपको पता है, वॉर टाइम क्राइसिस था, है ना। गवर्नमेंट जो है सारा रिसोर्स, सारा मनी एंड ऑल कहाँ सेंड कर रही थी, वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स, ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर में री इन्वेस्ट होता ही नहीं था, है ना। हमने ये लैंड रिफॉर्म के टाइम से देखा है, फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू गेट री इन्वेस्टेड, उनको तो बस टैक्स ही टैक्स चाहिए था, है ना। और वो जस्ट दे वर सकिंग द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ आवर लैंड्स, जो जितना पॉसिबल हो सके, जितना प्रोडक्शन हो सके वो प्रोडक्शन करो। रॉलेट एक्ट मैंने समझाई आपको कि इट इज़ काइंड ऑफ, है ना, कर्बिंग द सिविल लिबर्टीज। मार्शल लॉ लगा था कहाँ पे, पंजाब में, जिसके कारण फिर जलियांवाला मैसेकर हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हु वाज मॉन्टेग्यू अगर पूछा जाए तो मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी, है ना, और चेम्सफोर्ड कौन होंगे, वायसराय, ठीक है। ये आपको मैं डायरकी क्या है ये आपको बताऊंगा, है, जब एक्ट पढ़ेंगे। राइजिंग डिमांड फॉर इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो डिमांड थी कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए इंडियंस को आप मौका दीजिए, तो ये जो रिफॉर्म आया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन, जो डिमांड कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट में हमने देखा मुस्लिम लीग और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे, है ना, तो वो भी एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला एक माहौल बना हुआ था, ठीक। रॉलेट एक्ट दोनों के लिए नुकसान था, हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। और रेडिकल नेशनलिस्ट मुस्लिम हैड नाउ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन द कंजर्वेटिव अलीगढ़ मुस्लिम एलिमेंट हु हैड डोमिनेटेड द लीग अर्लियर ना। ये तो चलो ये चीज़ ना आप यहाँ से हम एक ये एनालिसिस लगा सकते हैं। मान लीजिए कल को क्वेश्चन आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, या क्यों, मतलब कैसे, क्यों, क्या कारण था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, राइट। तो वहाँ से आप बताएंगे कि 1916 लखनऊ पैक्ट में एक इंस्टेंस वो था। दूसरा रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट सबके लिए, इट वाज यूनिवर्सल, है ना, ऐसा नहीं था कि हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए अलग। तो रॉलेट एक्ट आने से सिविल लिबर्टीज़ कर्व फॉर बोथ, हिंदू भी की भी मुस्लिम की भी सिविल लिबर्टीज़ कर्व हुई, इसलिए। और फिर गांधी जी वॉज रिवर्ड बाई एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी ऐसे थे क्योंकि वहाँ पे तो अफ्रीका में मुस्लिम ज़्यादा थे, है ना, जब गए थे 3 टाइप के लोग थे, मैंने बताया था, इंडेंचर और एक्स इंडेंचर लेबर के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो गांधी जी का सब पर भरोसा था, सबको गांधी जी पर भरोसा था। तो ये 3-4 रीजन थे जो रीजन हम कह सकते हैं कि दिस वॉज द रीजन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक। फिर अब देखते हैं खिलाफत इशू। खिलाफत इशू में खलीफास कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेस शुड बी रिटेन, ये मैंने आपको बताया। एंड खलीफा शुड बी लेवेज सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल एग्रीमेंट, मतलब कि जब आप एग्रीमेंट करोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड होने के बाद, तो खलीफा को भी कुछ ज़मीन दो, है ना, ये इनकी डिमांड थी। और फिर ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो इन्होंने विरोध करना चालू किया और 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म किया, ठीक है। फिर दोनों साथ में कैसे आए, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस हुई कब, दिल्ली में नवंबर 1919 में। ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, ये जो आपको नोट डाउन करना है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। तो ये एग्जाम के लिए, स्टोरी तो पता होनी चाहिए लेकिन अभी एग्जाम के लिए है। फिर गांधी वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और गांधी सॉ इन द इशू अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखी। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये अच्छी बात थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक है। और गांधी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। देन
कांग्रेस का स्टैंड समझ लीजिए, कांग्रेस क्या चाहती थी। तो आई टोल्ड यू कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, है ना। कांग्रेस फेल्ट inclined to support non-cooperation program on the Khilafat question because it was felt like this was golden opportunity to cement Hindu-Muslim unity, है ना। और कांग्रेस was losing faith in constitutional struggle, ये तो हमने पढ़ा ही, Constitution was aware the masses were eager to give। मतलब सिंपल सी बात है, कांग्रेस को भी समझ में आने लग गया कि यार हिंदू मुस्लिम यूनिटी जरूरी है और मास भी रेडी है, मास की एनर्जी हार्नेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कांग्रेस ने भी इसको सैंक्शन दे दिया। आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी इवेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें कांग्रेस का क्या व्यू पॉइंट था, गांधी का क्या था, इंपॉर्टेंट लीडर्स का क्या था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको समझना जरूरी है और ये हम समझते जाएंगे। तो खिलाफत एजिटेशन में भी हमको देखना जरूरी था कि गांधी का क्या रोल था और कांग्रेस का भी, और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को सपोर्ट दिया। ठीक, अब कैसे स्टार्ट हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 1920 में क्या हुआ, जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन was sent to Warsaw to seek redressal of grievances on the issue of खिलाफत। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों गए साथ में। ठीक, मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ये इंपॉर्टेंट है, विद टर्की, ये हुई जिसमें कि जो टर्की का डिसमेंबर्ड, मतलब टर्की को वही ऑटोमन एम्पायर वगैरह खत्म कर दिया गया। तो ट्रीटी कौन सी है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ये याद रखिएगा। कब हुई, मई 1920 में। जून में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस बॉयकॉट को, है ना, अप्रूवल दे दिया। किस बॉयकॉट को, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बेसिकली। फिर अगस्त 31 1920 में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी ने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कि ये इसको नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड खिलाफत को मंजूरी मिल गई, है ना, एंड स्वराज वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब नॉन कोऑपरेशन कब तक चलेगा, जब तक स्वराज नहीं आया था। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट, अभी तक वो लोग सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट मांग रहे थे, लेकिन नॉन कोऑपरेशन के बाद तो ये एकदम फॉर्म हो गया कि नाउ वी वांट स्वराज, है ना। सेल्फ रूल एंड स्वराज, देयर इज अ डिफरेंस। सेल्फ रूल मतलब कि वी विल वर्क अंडर द एजिस ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट, और स्वराज का मतलब है कि वी डोंट वांट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, लेट अस रूल बाय आवरसेल्फ। हाँ, ये समझिए उसमें क्या क्या हुआ था नॉन कोऑपरेशन में। तो बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉज, कोर्ट्स एंड ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत। तो ये लॉ कोर्ट जो है ये नॉट मच सक्सेसफुल, बट इंपॉर्टेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राइट, आसफ अली, C.R. दास, they all gave up their practices. What? Practices. ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। Boycott of legislative council, boycott of foreign cloth and use of khadi instead, also practice of hand spinning to be done। हाँ, यहाँ से चरखा जो पॉपुलराइज हुआ, प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग, दैट इज चरखा लोगों को बांटे भी गए, है ना। Renunciation of government honors and titles, that is award of C। The second phase could include mass civil disobedience, including resignation from government service and non-payment of taxes, है ना। तो ये प्लान था कि अब सेकेंड फेज में हम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यही था। नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस कब स्टार्ट हुआ, 1930 में।
है ना 30s में। लेकिन प्लान ये था कि नॉन कॉपरेशन करो 1 साल, उसके बाद एग्जैक्टली तुरंत बाद सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दो जो गांधी जी का था। और मतलब कि इसका मतलब ये था सब लोग रिजाइन करना चालू कर दो और साथ में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस दे दो, टैक्स देना नहीं है और ख़त्म इनको पूरी तरीके से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडीकैप बना दो, तो ब्रिटिशर्स विल बी कंपेल्ड टू लीव द कंट्री, ऐसा प्लान था। बट चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया तो गांधी जी सिंपली स्टॉप द मूवमेंट। फिर नागपुर सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेशन हुआ था तो आपको याद रखना है, नागपुर सेशन 1920, ठीक। प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन एंडोर्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से सेशन में हुआ था, कौन से चेंज। हाँ कांग्रेस, फिर यहाँ से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी कुछ चेंज हुए थे, है ना, तो कौन कौन से चेंज हुए थे वो आपको समझना पड़ेगा। ये हालांकि ये चेंज तिलक ने पहले सजेस्ट किया था लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। कौन कौन से चेंज थे कि है ना, एक तो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट हमको लेना है, ये डिसाइड हुआ, स्वराज, पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, है ना। चेंज देखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर वाज सेट अप टू लीड द कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेटअप की गई कि जो कि सारा डिसीजन लेगी। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी मतलब स्टेट पे, लोकल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे तो है, लोकल लेवल पे भी कांग्रेस कमेटी बनाई जाए और कौन बेसिस में, लिंग्विस्टिक बेसिस में, सो दैट कि हम लोगों से जुड़ सके, है ना। किससे जुड़ना था, आम लोगों से। एंट्री फी वाज रिड्यूस टू 4 आनास, मतलब 1 रुपए में कितने आना होते हैं, 60 आना। तो अगर आप लोग को रिमेंबर हो, याद हो, फिर रिमेंबर पैसे चला करते थे, है ना, 50 पैसे, 25 पैसे, 54 58, तो ऑलमोस्ट कितनी रख दी गई, 54 एंट्री फीस, 25 पैसे एंट्री फीस थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और मेंबरशिप का प्लान रखा गया 1 करोड़, लेट्स ज्वाइन, मतलब लेट्स, है ना, इंक्रीज द मेंबरशिप अप टू 1 करोड़, और साथ ही साथ फंड कलेक्शन का भी प्लान रखा गया। तो अब आप देखो ये चीज़ हो रहा है कब, 1920s में ना। यहाँ से मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ और आप समझो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ संगठन, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो कांग्रेस ने यहाँ पे वर्किंग कमेटी बनाई, उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई, लिंग्विस्टिक बेसिस में ऑर्गेनाइज करना किया ना, मेंबरशिप चलाया और वार्ड कमेटी बनाई, ठीक है। आज के डेट में अगर सोचो तो ऐसा किस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जा रहा है ना। अगर आप ध्यान देंगे, कोई बुक भी पढ़ेंगे तो बीजेपी जो है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ दिनों पहले जब बीजेपी चालू हुई थी तो एक सड़कों पे मेंबरशिप ड्राइव लगा करती थी और 10 रुपए में ही वो मेंबरशिप ज्वाइन कराया जाता था। 10 रुपए बहुत आज के डेट में बहुत नॉमिनल प्राइस है, तो प्राइस डिक्रीज कर दिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक। और लोकल लेवल पे आप आज देखिए कि दिल्ली में तो चलिए कैपिटल ही है और इट्स हब ऑफ पॉलिटिक्स एवरीथिंग, बट व्हेन यू गो टू लोकल प्लेसेस, जैसे एमपी में कहीं छोटे जगह में जाएंगे, बहुत स्मॉल टाउन में, वहाँ पे हर कोई युवा नेता बना घूम फिर रहा है, ठीक है। वो युवा नेता ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी मोस्टली बीजेपी से ही जुड़ा होता है, ठीक। तो वो एक संगठन से जोड़ने का काम किया गया है, वो हायर लेवल से ही चलता है, ठीक है। कमेटीज आपको पता होगा, ये तो वार्ड कमेटी की है। अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ पे पन्ना प्रमुख भी होता है। पन्ना प्रमुख मतलब पेज में क्या क्या चीज़ लिखे जाएगी उसका भी एक प्रमुख होता है, एक हेड होता है। तो इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। तो वहीं से फिर एनर्जी ड्रॉ होती है और फिर सब लोग दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। और लोग जो करते हैं, जैसे कि मैंने अवार्ड वापसी का आपको बताया, अवार्ड वापसी नॉन कॉपरेशन में भी हुई थी, है ना। अभी जिन लोगों को प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कुछ दिन पहले, वो लोग उन्होंने किया था। तो हिस्ट्री से ही सब होता है। अभी आगे आप देखेंगे आज के डेट में क्या चलता है कि एक जोक चलता है, सुना होगा आपने, कि फ़ोन जाता है एक
पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसे नाम लेना सही नहीं, लेकिन फिर भी रेट्स पड़ते हैं, इनकम टैक्स रेट्स पड़ते हैं, है ना, ईडी की रेट्स पड़ती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, बट समटाइम्स पीपल व्हाट दे क्लेम कि ईडी इज मिसयूज्ड, है ना, बीइंग मिसयूज्ड, ईडी का मिसयूज हो रहा है। आप आगे देखेंगे कि जब इसने मतलब किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स के घर पे रेड मारना चालू किया था, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनके घर में भी रेड पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये पहले जो लोग जिनको नॉलेज है और द पीपल हु आर देयर एट द टॉप, वी समटाइम्स क्रिटिसाइज कि जो 2 फेल लेता है, 5वीं फेल लेता है, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन बन जाता है, और फिर ब्यूरोक्रेट जो इतना पढ़ा लिखा है उसको ऑर्डर देता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, वेरी नॉलेजेबल। जो भी नेता होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इस चीज़ को तो आप समझ लो, है ना। दे नो द नर्व ऑफ मासेस। लोग क्या सोचते हैं, दे सिंपली ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं, और कहाँ किस डायरेक्शन में मोल्ड करना है उनको पता होता है। कुछ लोग, चंद लोग, गिनती के लोग मिलकर सोचिए 140 करोड़ आबादी को रन कर रहे होते, तो ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनको हिस्ट्री का नॉलेज होता है, हिस्ट्री के किस पार्ट से कैसा हो सकता है। जैसे गांधी जी ने पूरे मूवमेंट को, व्हाई ही वाज एबल टू गिव एन एनर्जी और चैनलाइज द मूवमेंट, राइट, इन अ सच अ वे दैट ब्रिटिशर्स कंपेल टू लीव द कंट्री, राइट। क्यों? क्योंकि गांधी जी वॉज हैविंग एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि आप हर कोई आंदोलन करें, पढ़ के भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। एंड हिस्ट्री इज अ great lesson, if you want to learn lesson, then history, there can be no other source than history. History is best source to learn things. सिर्फ हमको इवेंट्स नहीं पढ़ना, इवेंट्स से क्या चीज़ हम लर्न कर सकते हैं वो भी समझना है, ठीक है। अभी तक आधी स्टोरी, ऑलमोस्ट आधी क्या पूरी स्टोरी समझ ली है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू आवर स्लाइड्स, जिससे कि कुछ मिस ना हो, राइट। तो यहाँ हमने देख लिया नागपुर सेशन, आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन वाज इम्प्लीमेंटेड परफेक्टली, देन स्वराज वुड बी असर्ड इन विदिन अ ईयर, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसी टाइम पे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन फाउंड किया था, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ? गांधी जी accompanied by Ali brother who undertook a national wide tour, ठीक। एजुकेशन इंस्टीट्यूट were organized under the leadership of आचार्य देव, नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस, who became the principal of National College at Calcutta, है ना, and included जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात एंड बिहार विद्यापीठ, ठीक। मतलब जब लोगों ने बोला कि बॉयकॉट करो गवर्नमेंट कॉलेज का, तो उसकी जगह पे नेशनल कॉलेज खड़े हुए। हाँ, फिर अलग अलग लेवल पे इसके साथ अलग चीज़, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप देखें, मिदनापुर में और आंध्र प्रदेश में नो टैक्स मूवमेंट चालू हुआ, है ना, नो टैक्स मूवमेंट। असम विच इज़ नोन फॉर टी प्लांटेशन, वहाँ पे टी प्लांटेशन पे ही स्ट्राइक चालू हो गई। स्टीमर सर्विसेज एंड असम बंगाल रेलवे हैड बीन ऑर्गेनाइज, इन तीनों ने, स्टीमर सर्विसेज ने, असम बंगाल रेलवे ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। वाइड स्प्रेड हो रहा हर तरफ, उधर साउथ में आंध्र में प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब नो टैक्स कैंपेन इधर असम में हो रहा है। और लीडर कौन थे? JM सेन गुप्ता, है ना। सो ये पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड। नवंबर 1921 में क्या हुआ? हाँ, एक और इवेंट हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इनका इंडिया में विजिट हुआ, ठीक है। But he was welcomed how? With posters, empty streets, जहाँ जहाँ ये जा रहे थे लोग इनको पोस्टर दिखाते हुए घूम रहे थे, ठीक। एंड डेमोन्स्ट्रेशन, द स्पिरिट ऑफ डिफाइंस एंड अनरेस्ट गेव राइज टू मैनी लोकल स्ट्रगल सच एज अवध किसान मूवमेंट, ठीक है। लोकल स्ट्रगल होने लगा, अवध में किसान मूवमेंट चालू हुआ, एका मूवमेंट यूपी में,
मोपिला रिवॉल्ट मालाबार में एंड द सिख एजिटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ महान सिंह पंजाब में। मतलब लोगों ने अपने इश्यूज भी रखना चालू किए, ठीक, लोकल इशू, और लोकल इश्यूज हुए। किसान मूवमेंट, एकता मूवमेंट, मोपिला, यूपी में तो बिल्कुल लग रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह किसान मूवमेंट ही चल रहा है। तो मतलब लोगों के लोकल ग्रीवेंसेस थे, जो भी प्रॉब्लम थी वो भी लोगों ने नॉन कॉपरेशन के साथ अलाइन कर लिया, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मेंस के लिए। इसमें अलग अलग सेगमेंट का रिस्पॉन्स है कि किसने कैसा रिस्पॉन्ड दिया नॉन कॉपरेशन। तो मिडिल क्लास जो था, पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट एट द बिगिनिंग बट लेटर दे शोड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट गांधीज प्रोग्राम। लेटर कब की बात है, जब मूवमेंट एंड होने लग गया, है ना, जब गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया तो दे वर नॉट हैप्पी। बिजनेस क्लास बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वाई? बिकॉज जैसे नेशनल स्कूल्स खुले वैसे नेशनल बिजनेसेस की भी डिमांड हुई, ठीक है। नेशनल बिजनेस, जैसे कि मोदी जी ने जब कोविड के टाइम पे एक टर्म दिया था, कौन सा, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, मतलब लोकल चीज़ें आप यूज़ करना चालू करो, तो ऑब्वियसली इंडियन बिजनेस को, इंडियन बिजनेसमैन को बूस्ट मिलेगा। तो वैसे ही बिजनेस क्लास भी वो हैप्पी हुए एंड दे सपोर्टेड। पीजेंट्स पार्टिसिपेशन वाज मैसिव, ठीक है, इन दिस मूवमेंट। पीजेंट्स का मैसिव पार्टिसिपेशन था फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये भी बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था। स्टूडेंट्स बहुत हैवी नंबर पे पार्टिसिपेट किए। दे बिकेम एक्टिव वॉलंटियर्स ऑफ द मूवमेंट, है ना। वुमेन गेव अप पर्दा एंड ऑफर देयर ऑर्नामेंट्स फॉर तिलक फंड। तिलक फंड में अराउंड 1 करोड़ रुपीस इकट्ठे कर लिए गए थे, ठीक है। 1 करोड़, नॉट एन सिंपल इजी सम और लो सम, कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम के लिए। और लोगों ने अपने ऑर्नामेंट तक, औरतों ने अपने गहने तक डोनेट किए थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वी हैव सीन की कमेंडेबल एंड नेवर सीन बिफोर, ऐसी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, टॉक बिटवीन गांधी एंड रीडिंग उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, वायसराय, ब्रोक डाउन इन May 1921, है ना। मतलब गवर्नमेंट जो थी वो सुनने को ही तैयार नहीं थी। दे वर नॉट पेइंग एनी हीड। Government was adamant, not in mood to negotiate. Government was clear on their side कि उनको क्या करना है ना। गांधी जी realized that government was trying to drive a wedge between him and the खिलाफत leaders and refused to fail। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस उसमें नहीं थी, फेवर में नहीं थी कि गांधी से बात की, बिकॉज टू देम गांधी जी इज अ ट्रबल मेकर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ दे विल स्टार्ट सबमिटिंग देमसेल्फ अगेंस्ट गांधी जी और बिफोर गांधी जी के सामने अगर वो अपने आप को सरेंडर करने लगेंगे तो इट विल बी अ ग्रेटर लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर देम, एंड ऑल्सो द स्टेचर ऑफ गांधी विल राइज अगेन, है ना। एंड गांधी इज जस्ट केम टू इंडिया इन 1915, so in 5 years, राइट, इतने जल्दी गवर्नमेंट उनकी बातों पर नहीं आने वाले, उनकी डिमांड को नहीं मानने वाले। इट विल टेक टाइम, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब इसको भी आप समझिए कि कैसे होता है। आप सोचिए कि जब ओसामा की हत्या हुई, मतलब जब ओसामा का एपिसोड आपको पता होगा, ही वॉज हाइडिंग देयर इन पाकिस्तान, एबटाबाद, ठीक है। जब वहाँ पे उसको मारा गया तो ओसामा के रिमेन्स को समुद्र में क्यों दफनाया गया?
क्या रीज़न हो सकता है? ठीक, कभी कभी जिनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता उनको आप सोचिए कि जो लोकल लीडर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास है, सब है ना, उनको मरवा क्यों नहीं दिया जाता, मार क्यों नहीं देते? चलो आज के डेट में तो डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे ओसामा वाले का मैं बताता हूँ, कि अगर उसको कहीं किसी धरती के किसी सेक्शन में दफनाया गया होता, ठीक, जहाँ पे लोग पहुँच सकते थे, तो वो आज के डेट में भगवान बन चुका होता। वहाँ पे लोग जाके उसकी मूर्ति बनाते, उसकी पूजा करना चालू करते ना, उसको सारा ट्रिब्यूट ऑफर करते, सब करते, और वहीं से इंस्पिरेशन लेके बाकी जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो कंटिन्यू रहती। इसलिए उसको कहीं जाके एक समुद्र में दफनाया गया कि एक मॉन्यूमेंट क्रिएट न किया जा सके, राइट। ताजमहल आज देखो आप, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और है भी बहुत खूबसूरत, लेकिन किस लिए बनाया गया था सबको पता है। मुमताज़ जो है वो अमर हो गई ताजमहल के साथ। अकबर जो है वो पता, मतलब उन्होंने जब तक ताजमहल रहेगा तब तक अकबर जाने जाएंगे, भले ही आप मुग़ल के हिस्ट्री की बुक से मुग़ल का चैप्टर हटा दो, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां उसमें रहेंगे, ठीक है, जीतते जाएंगे, मतलब जब तक ताजमहल रहेगा तब तक शाहजहां जाने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस बना देती हैं, ठीक है। तो गांधी जी का भी वो, अगर गांधी जी की बातों को, यहाँ से मैं पैरेलल आप समझिए कि अगर गांधी जी की बातों को अंग्रेज सीरियसली इस टाइम पे लेने लगते तो गांधी और बड़े लीडर बन के उभर जाते इसी टाइम पे, 1920s में ही, राइट। अभी तो बड़े लीडर हैं, ही इज़ वेल नोन, ही इज़ वेल रिवर्ड, राइट। People are having faith, a lot of faith on him. People consider him like a god, right? But Britishers don't want to give them the undue advantage. अगर ब्रिटिशर्स गांधी की बातों को मानने लग जाते इस टाइम पे तो फिर बड़ी दिक्कत होती है ना, तो ब्रिटिशर्स के लिए और मुश्किल हो जाता, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है नहीं मान रहे हैं, ठीक। लास्ट फेज ऑफ द मूवमेंट देखिए, गांधी वॉज अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस रैंक टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, ठीक है। अहमदाबाद सेशन में 1921 में गांधी जी को सोल अथॉरिटी दे दी गई कि आप डिसाइड कीजिए, और लोग एकदम प्रेशर बनाने लगे कि गांधी जी अब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कीजिए। गांधी जी थ्रेटन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारदोली। गांधी जी ने भी बोला, उन्होंने समझा कि ऑन February 1st itself, राइट। So Gandhi ji was in no mood to stop this non-cooperation movement. This you have to understand from this event कि 1 February 1922 को गांधी जी ने बोल दिया कि भाई अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो बारदोली से we will start what civil disobedience movement। और क्या ये दो बातें थी, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड प्रेस कंट्रोल वर नॉट रिमूव्ड, यानी कि सिविल लिबर्टीज, ये दो थी, यही मेन डिमांड थी, है ना उसकी। लेकिन फिर उसके साथ 5 फरवरी को हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, राइट। एंड दिस बारदोली हैज टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 years। व्हाट हैपेंड देन व्हेन सरदार पटेल ऑर्गेनाइज्ड व्हाट बारदोली सत्याग्रह, राइट। इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, बताइए, कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो अभी बारदोली को पहुंचने में वक्त था, राइट। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था कि 5 फरवरी की घटना है ये, ठीक है, 1922 की, और people were simply protesting, but चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में जो कि यूपी का जगह है। गोरखपुर तो आज की डेट में गोरखपुर आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। गोरखपुर क्यों फेमस है ना,
सीएम जो यूपी के हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वहाँ गोरखपुर के महंत हुआ करते थे। किस, ठीक है। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बारडोली इन फरवरी। यस, गीता प्रेस भी गोरखपुर में है, वो भी बहुत फेमस चीज़ है ये, गीता प्रेस गोरखपुर। और अभी उसको गांधी पीस प्राइज भी मिला है। एंड ऑल्सो इट कंप्लीटेड 100 years ऑफ ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बारडोली एंड इट रिजॉल्व, मतलब वही है ये कि नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने खत्म करने का निर्णय लिया, ठीक है। और फिर गांधी जी का क्या हुआ, मार्च 1922 में ही वॉज अरेस्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 6 years। 6 साल की गांधी जी को सजा दे दी गई, ठीक, मार्च 1922 में, फॉर, है ना। गांधी जी ने स्पीच दिया, ठीक है, ये स्पीच है। हालांकि इनको 1924 में ही रिलीज कर दिया गया ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, ठीक है। अब यहां से बात समझिए कि गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया, ठीक। तो कुछ अगर बताना चाहें ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन, क्या था सर पूरा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसमें क्या हुआ, तो देखो क्या है रीजन। सबसे पहले तो मूवमेंट वाज शोइंग साइन ऑफ फैटिग, ठीक है, लोग अब थकने लगे थे। सेकेंड, इन नवंबर 1922 द पीपल ऑफ टर्की रोज अंडर मुस्तफ़ा कमल पाशा एंड डिप्राइव्ड द सुल्तान ऑफ पॉलिटिकल पावर। टर्की में ही विरोध होना चालू हो गया था, ठीक है। इन 1924 द कैलिफेट वॉज अबोलिश्ड, कैलिफेट भी अबोलिश्ड हो गया। तो अब वो खिलाफत प्रॉब्लम, खिलाफत तो सीन से गायब हो गया, ठीक है। उससे पहले ही 1922 की बात करें, तो गांधी जी के ऊपर लोगों ने आरोप लगाना चालू किए कि ही इज इन द फेवर ऑफ होम, ब्रिटिश नहीं, जमींदार के लिए उन्होंने बंद किया है, ठीक। लेकिन दूसरा गांधी जी का जो सबसे मेन जो क्या बोलेंगे उसको आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने बोला, लोगों ने जब गांधी जी को बोला कि चौरी चौरा इज वेरी स्मॉल इंसिडेंट, है ना, एट वेरी स्मॉल प्लेस, सो डू नॉट जस्ट गेट do not stop complete movement, we have worked so hard and it is 2 years, almost 2 years, right? So you should not stop this chori chora, this non cooperation movement just because of chori chora incident। ऐसी छोटी सी तो घटना है, लेकिन गांधी जी को समझ में आ गया था कि अगर चौरी चौरा के बाद मूवमेंट स्टॉप नहीं हुआ तो ये ऐसी घटनाएं और भी जगह भले ही छोटे छोटे फॉर्म में चालू हो जाएंगी। पीपल विल स्टार्ट अटैकिंग होम गवर्नमेंट एंड सिंबल ऑफ गवर्नमेंट्स, वो चालू हो जाएगा, जो कि कब हुआ, क्विट इंडिया में हुआ ही था आखिर। एंड ऑल्सो ही अंडरस्टूड दैट, गांधी जी अंडरस्टूड एंड सेड टू पीपल कि अगर आप ऐसा वायलेंस लेते हैं तो इट विल गिव गवर्नमेंट अ चांस टू रिप्रेस द मूवमेंट। इससे पहले मूवमेंट कितने सीवियरली रिप्रेस होते थे, आपको पता है, हमने पढ़ा है सब ना, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा है और जो भी मूवमेंट थे, हमने गदर पढ़ा है कि कैसे लोगों को सजा दे दी जाती थी। वाई? बिकॉज दे वर डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर, दे वर गोइंग अगेंस्ट रूल्स, अगेंस्ट लॉ, राइट। तो उसमें जो सजा है वो सजा मिलेगी। गांधी जी को भी देखिए यहाँ पे 6 साल की सजा मिली, वाई? फॉर स्प्रेडिंग एंटी गवर्नमेंट फीलिंग, ये एक रीजन था। तो गांधी जी को भी सजा मिली। तो गांधी जी को पता था कि अगर चौरी चौरा इंसिडेंट, इफ वी विल नॉट स्टॉप द मूवमेंट, तो ऐसी और भी घटनाएं होंगी और इट विल बी टेकन एज एक्सक्यूज बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल रिप्रेस द मूवमेंट सीवियरली। और अगर ऐसा होता है, अगर मूवमेंट इस तरीके से रिप्रेस किया जाता है, ठीक है, मूवमेंट का रिप्रेस करने का तरीका एक तो या तो खुद बंद कर दो, और अगर गवर्नमेंट सीवियरली रिप्रेस करते हैं तो
पीपल विल डिमोरलाइज एट ग्रेटर लेवल। ठीक, कोई भाई डंडे खाने नहीं आएगा दोबारा। अगर आप उनको डंडे मारते हो तो डंडे खाने नहीं आएगा। ठीक है, इतने मास लेवल का पार्टिसिपेशन में लोगों को अपनी जान की भी फिक्र रहेगी, तो डिमोरलाइजेशन आ जाएगा। ये गांधी जी को समझ में आया था। ठीक, इसका आपको मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ विद द स्ट्रेटजी ऑफ गांधी जी एंड विद द स्ट्रेटजी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। राइट, वो हालांकि उस टाइम पे ही डिस्कस करना चाहिए था। एंड दिस इज नॉट माई एनालिसिस, दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड फैकल्टी जो कि वाजीराम में पढ़ाते हैं, तो उनका लेक्चर मैं सुन रहा था। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग टू शेयर विथ यू कि गांधी और सुभाष की स्ट्रेटजी में क्या फर्क था। ठीक, तो सुभाष he was again a brilliant leader, very sharp, very intelligent, very good having good organizational capacity, right? All the other quality he is having, right? We all know कि सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ग्रेट लीडर थे। गांधी जी के साथ इनके थॉट्स, इनके आइडियोलॉजी को कंपेयर किया जाता है, बट हिज इसको क्या बोलेंगे कि हिज डिमांड फ्रॉम द पीपल वाज यू गिव मी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्लड आई विल गिव यू, वैसे मैं एक फनी बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था और जब मैंने ये पढ़ा और इतना अवेयर नहीं था रिगार्डिंग दिस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, तो मुझे लगता था कि खून देने से आज़ादी कैसे दे सकते हैं। मतलब इट माइट लुक वेरी सिली, बट मुझे यही लगता था कि ब्लड डोनेट करने से कोई कैसे आज़ादी मिल जाती। मुझे यही लगता था कि लिटरली ये ब्लड मांग रहा है। ठीक है, बाद में मुझे समझ में आया कि खून मतलब यू कम एंड बी रेडी टू टेक द बुलेट ऑफ ब्रिटिश, मतलब आप जान दो अपनी बेसिकली। ठीक है, और गांधी जी वहीं पे क्या कर रहे थे, गांधी बोलते थे कि टैक्स मत दो, डोंट पे टैक्स, राइट। बोलते थे हंगर स्ट्राइक कर लेंगे हम। ठीक है, बोलते थे खादी पहनो, नहीं है तो इट्स ओके, मतलब बिना कुछ पहने भी आप रह सकते हो, बस लंगोट पहन लो। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देखो, ही इज आस्किंग यू टू गिव और डोनेट योर सेल्फ, मतलब आप अपनी जान भी दे दो। और यहाँ पे ये क्या मांग रहे हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती, नॉर्मल प्रैक्टिसेस की बात मत मानो। ठीक है, जो घर में जो लोग करते हुए हैं कि हाँ ठीक है, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या है, रह लेंगे भूखे, 2 दिन नहीं खाएंगे रह लेंगे भूखे। ठीक है, खादी तो पहनने की बात कर रहे हैं, पहन लेंगे खादी। ठीक है, वो पोस्टर लेके और पैम्फलेट लेके निकल लेंगे। ठीक है, तो ये गांधी और सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच में डिफरेंस है। दैट्स वाई गांधी बिकेम मास लीडर एंड ही वाज नॉट एबल टू बिकम अ मास लीडर। ठीक है, सुभाष इसलिए मास लीडर नहीं बन पाए। तो यहाँ से समझिए कि गांधी जी को वो आइडिया था कि अगर गवर्नमेंट सीवियरली रिप्रेस करती है इस मूवमेंट को, राइट, सीवियरली रिप्रेस करने का मतलब ये है पीपल विल डिमोरलाइज और नेक्स्ट टाइम से वो नहीं आएंगे। ठीक, जैसे कोविड का मैंने कल भी एग्जांपल बताया था, ये स्टॉप हो गया। कोविड में जैसे पुलिस डंडे मार रही थी, तो जिस रास्ते से पुलिस खड़ी हुई थी वहां से कोई गुजरता भी नहीं था। ठीक, तो वो एक रीजन था मूवमेंट एंड करने का। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हमने की। और अगर एक जो स्लाइड में इंक्लूड नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ सक्सेस और अ फेलियर, सो व्हाट विल बी योर आंसर?
सक्सेस था कि फेलियर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इन टर्म्स ऑफ गेन्स, है ना, और मतलब अगर हम फ्रीडम लेने की बात करें कि फ्रीडम मिली या नहीं, तो ऑब्वियसली वी डिड नॉट गेट फ्रीडम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस टर्म में बात करें तो वी कैन टर्म दिस एज अ फेलियर मूवमेंट। बट वॉज इट अ फेलियर? राइट, सो डेफिनेटली इट वॉज नॉट। इट हैज़ shown the ability of masses to participate, what women can do, what student can do, youth can do, okay, ये सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पता चली थी, ठीक। और वी कैन नॉट टर्म इट एज अ फेलियर, वी विल सिंपली से कि इन लॉन्ग वॉर दिस वॉज जस्ट अ लॉस्ट बैटल, राइट, एक वॉर कंटिन्यू अभी भी था, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्री के, फिर देखेंगे मेंस के अगर कुछ आए हुए हो तो। कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग नागपुर सेशन ऑफ 1920 ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। सो आई टोल्ड यू कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, सो इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ Congress itself, right? So what were those changes? Let us see. First, Congress working committee of 15 members were set up to lead the Congress, right? So this is true. This is true. We know that 15 members committee were there. Entry fee in the party was reduced to 4 annas, not arenas. It is annas. That is also true. I told you, है ना? 54 कर दिया था entry fee. And next, provincial Congress committee were organized, but on non-linguistic basis. So this is not true, है ना? It was organized on linguistic basis. Linguistic basis. ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2. So only 1 and 2 is the correct answer. Next question देखिए. Which of the following leaders were among those who left Congress after the declaration of non-cooperation program because they still believed in lawful struggle? ठीक है, तो कुछ कांग्रेस लीडर्स थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो के कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। तो कौन थे उसमें से? आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, JS खरपड़े, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर 1 2 3 है मेरे ख्याल से, 1 2 3, ठीक। इसमें सुभाष चंद्र बोस तो वी नो ही वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस, राइट, बट अदर देन हिम मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और JS खरपड़े ये छोड़ के कांग्रेस को, मतलब नॉन कॉपरेशन में इन्होंने कॉपरेट नहीं किया था। राइट, एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन में यही है कि they believe in a constitutional and lawful struggle while some others like सुरेंद्रनाथ बनर्जी founded, है ना। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल की बात की। इनके अलावा और कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, JS खरपड़े एंड BC पाल, बिपिन चंद्र पाल भी थे, है ना। ये ऑल्सो लेफ्ट। ये कोर मॉडरेट्स थे। ये तो इनकी मॉडरेट्स की जो तरीका है उन्होंने उसको प्रेफर किया कि हम उसी मीन से अपने आइडियोलॉजी पे वो लोग स्टक थे। Who became the principal of National College, है ना। ये भी हमने देखा एट कलकत्ता, क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन टू वाइडस्प्रेड नेशनल एजुकेशनल एंड बॉयकॉट गवर्नमेंट कॉलेज। तो कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक। ये तो स्लाइड में ही था। ठीक है। Next, who was the prominent leader in Assam during non-cooperation when strikes took place in tea plantation and Assam Bengal railway service, है ना। ये भी हमने चेक किया है। कौन था? JM सेन गुप्ता। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यहाँ तक था क्वेश्चन। अभी और मैं देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं मेंस का। देखो, एक क्वेश्चन आया था जो पूरा नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट सम पार्ट ऑफ इट, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में नॉन कॉपरेशन का रिलेटेड कुछ पार्ट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s
20s, the national movement acquired various ideological strands. Strands, okay, इसको strands and thereby expanded its social base. बेस, ठीक, डिस्कस। ये क्वेश्चन है 2020 का, ठीक। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझिए आप कि डिकेड ऑफ 1920s यानी कि 1921 के बाद ऑब्वियसली, है ना, नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस लॉजिकल आइडियोलॉजिकल, वेरियस लॉजिकल नहीं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड देयर बाई एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। डिस्कस मतलब ये एक स्टेटमेंट है विच इज सेइंग दैट इट हैपेंड, ठीक है, ऐसा हुआ। क्या हुआ कि 1920s के डिकेड से जो नेशनल मूवमेंट है वो उसमें वेरियस लॉजिकल स्ट्रैंड आए और उससे अक्वायर हुए और उससे कि क्या हुआ, जो सोशल बेस है वो एक्सपैंड हुआ, ठीक है, वो आपको डिस्कस करना है। दिस इज अ फैक्ट, मतलब ये चीज हुआ, ये इसने बता रहा है कि ऐसा हुआ। नाउ यू डिस्कस कि ये कैसा हुआ, ठीक है, क्यों, एक दो आप उसमें पॉइंट दो कि हाँ ऐसा ये हुआ, सो वी कैन से, ये हुआ तो सो वी कैन से, है ना। तो यहाँ पे सोशल बेस से अभी हम समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सोशल बेस क्या बढ़ा, तो नॉन कोऑपरेशन का आइडियोलॉजिकल स्टैंड समझो। तो व्हाट इज द आइडियोलॉजी हियर, डेफिनेटली गांधीयन आइडियोलॉजी। 1 सेकेंड ईशान, इसका चार्जर लगा देना, ठीक है। सो विच आइडियोलॉजी, गांधीयन। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन, इस क्वेश्चन को हम बाद भी नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तभी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन गांधीयन आइडियोलॉजी इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी, है ना। और सोशल बेस किसने बढ़ाया, यहाँ पे गांधीयन आइडियोलॉजी एंड ऑल्सो आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी। विच यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ना, तो यहां से दो चीज हम ले सकते हैं 1920 से 22 तक के टाइम का, कि गांधीयन आइडियोलॉजी, नॉन कोऑपरेशन हो गया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला हो गया। तो गांधीयन से सोशल बेस ऑफ व्हाट, पीजेंट्स, पीजेंट्स तो का सोशल बेस हुआ, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक, वुमेन, तो दे ऑल वेयर व्हाट, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन आइडियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हम यहां से ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी फिर आगे उसमें रहेगा कि सोशल बेस बढ़ाने के लिए और कौन सा एक यहाँ पे होगा। हाँ, अगर देखें तो वर्किंग क्लास, इनका क्या पार्टिसिपेशन है, राइट। देन ऑल्सो वी विल सी लेफ्ट
लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइट, यहाँ पे ट्रेड यूनियन वगैरह चालू होता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, गांधीयन तो है ही। एंड देन ऑल्सो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, which is part of what revolutionary terrorism phase 2. we will see this, है ना, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज, इतने में आप 150 वर्ड्स तो कंप्लीट कर लोगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 2019 में। दैट्स वाई इट इज सेड दैट यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनसे हमको पता चलता है। क्वेश्चन क्या था? मैनी वॉइसेज हैड स्ट्रेंथेंड and enriched what? The nationalist movement during the Gandhian phase. एलोबरेट, ये ईयर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैनी वॉइसेज हैड स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। सर, तो इट इज सेम क्वेश्चन आई वुड से जो 2022 का हमने पढ़ा है, बिल्कुल वही आइडियोलॉजिकल हो गया यहाँ पे, और इसने बोल रहा है कि मैनी वॉइसेज, है ना, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल टर्म यूज हुआ, यहाँ पे वॉइसेज यूज हुआ। स्ट्रेंथेन एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, वहाँ पे सोशल बेस की बात हुई, यहाँ पे हाउ नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्ग, ये आपको बताना है इन गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज कब से होगा? डेफिनेटली फ्रॉम 1915 टू 1947, राइट, गांधीयन फेज ही है। ये फेज है। अभी हमने जो वॉइस है वो वॉइस किसकी हो जाएगी? अभी जो देखे हैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, वॉइसेज ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने नॉन कॉर्पोरेशन से देखा है, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, वुमेन, पीजेंट्स, दिस इज सोशल बेस्ड, और वॉइसेस भी है। पीजेंट्स में आपको लिखना होगा किसान सभा, वहाँ पे यूपी की जो चीज़ें चल रही है ना, एका मूवमेंट, मोपिला रिवॉल्ट, राइट। देन आगे फिर लॉयर्स में हम देखेंगे स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स जो आएगा वहाँ से लिखेंगे। अभी आप इसका डायरेक्शन और एसेंस समझ लीजिए कि दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। आगे और आएगा जब पूरा खत्म कर लेंगे 1947 तक, तब इसका आंसर अच्छे से लिखा जा सकता है। हाँ, अब एक ये भी आया था क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली इन ड्यूरिंग गांधीयन फेज। गांधीयन फेज में अगर सिर्फ नॉन कॉर्पोरेशन में उनका पार्टिसिपेशन की बात करें तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड immensely in Tilak Fund, right? They defied Parda system and came out on street to protest against
लिकर शॉप, ओके, टॉर्डी शॉप्स वहाँ पे। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये उनका रोल था। यानी उसके आगे फिर सिविल डिसोबीडियंस में और आगे हम देखेंगे, बट यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से ये रोल था वुमेन का। तो यही 3 क्वेश्चन इस यहाँ से थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी। पूरा मतलब ना तो प्री में ना मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन से ज़्यादा, राइट। तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, राइट। और अगर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और एग्जाम्स में बोले तो फैक्चुअल 1 लाइनर क्वेश्चन डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड। जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, यूपीएससी का ही है, लेकिन कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ये आप समझो। क्वेश्चन है कि द स्वदेशी एंड बॉयकॉट were adopted as method of struggle. स्वदेशी and boycott was adopted as method of struggle for the first time during the फर्स्ट टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग नंबर 1 ए है स्वदेशी मूवमेंट, बी है नॉन कॉपरेशन, राइट, और फिर आगे और है। तो बेसिकली यहाँ पे उसको बोलते हैं ना कि मोर यू स्टडी मोर कन्फ्यूजन यू हैव। तो यही चीज़ इसमें जो सबसे चीज़ ध्यान रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज फर्स्ट टाइम, बिकॉज इन नॉन कॉपरेशन देयर वाज कॉल फॉर स्वदेशी as well as what demand for this Swadeshi and boycott. So we have seen that boycott of foreign goods and all. So this is also the method, but first time used were in Swadeshi movement, right? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेट पीसीएस के लिए बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन लाइक जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। किसका विरोध कर रहे थे लोग यहाँ पे? किस लीडर के अरेस्ट का? सैफुद्दीन किचलू, ठीक। देन व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? सो ईयर 1920। व्हेन डिड इट एंडेड? ठीक, 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कहाँ हुआ? गोरखपुर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं किसमें? आपके प्रीलिम्स में, किसके? स्टेट पीसीएस के, ठीक है। तो वो आपको फैक्ट एक तो यहाँ से हमने कवर किया ही है, साथ में कोई जनरल नॉलेज की बुक जैसे लूसेंट है उससे आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे स्वराजिस्ट, कल या जब भी क्लास होगी इसकी, एंड नो चेंजर, ठीक। इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे और भी जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म फेज 2 पढ़ेंगे, एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कीप आस्किंग, हम लोग पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखिए और कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम बहुत सारी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे।